औरत का दर्द। पारो ने मुझसे पूछा, मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सजा भुगत रही हूँ। पारो के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। पारो की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि पारो के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। पारो नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब पारो छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने पारो के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी। उसने जब पांव पकड़ा के समय हरीश के गुलाबी पांव देखे तो चुपचाप 1,000 रुपए का नोट पारो की माँ को पकड़ा दिया। हरीश का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। पारो के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। पारो के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। पारो की सहेलियां पारो के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में पारो ससुराल चली गई। पारो अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बात करने को आतुर हुई जा रही थी, पर हरीश उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। पारो अपनी सास, नंद व जिठानियों से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच हरीश ने भी पारो से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिर कर पूरा काफिला लौट आया। पारो की सास ने वहीं से पारो के पिता को फोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार पारो को मायके ले जाएं। जैसे ही ये लोग लौटे, पारो के पिता आकर पारो को ले गए। पारो कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्रास्त हो रहा है, इसलिए पारो शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। पारो 4 माह मायके रही। उसकी सास और नंद के लंबे लंबे फोन आते। उन्हीं के साथ हरीश एकाध बात कर लेता। 4 महीने बाद हरीश के साथ सास नंद आई और खूब लाड जताकर पारो को विदा करा कर ले गईं। नंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार हरीश के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर पारो अपनी नंद के साथ सोती थी, वह हरीश अलग पलंग पर सोता था। हरीश को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी, जो पारो उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर नंद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास नंद ने पारो को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। हरीश का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब पारो प्रमोद के लिए चाय लाई, तो उसने पारो का हाथ पकड़कर अपने पास ये कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर का तो भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें हरीश नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। पारो किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा, पारो से ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है। देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। पारो सन रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था, और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व नंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन पारो ने चुपके से पिता को फोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे पारो को मायके ले आए। पारो ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया, तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूंकि यह ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। 1 माह बाद सास नंद हरीश को लेकर पारो को लेने आईं, तो पारो की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। पारो की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यही डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास नंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। पारो के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि हरीश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। पारो के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था, ताकि प्रमोद पारो के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर पारो को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए पारो का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है।
मैंने पारो से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से पारो के केस पर सोच विचार किया। पारो का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होती है, और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकर्षण होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह पारो में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? इसलिए पारो को तलाक तो दिलवाना है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूं न, इसीलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू हैं और विवाह भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन पारो, उसकी माँ व भाभी आई तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में हरीश की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले पारो की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन पारो का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहें और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा पारो की सास नंद को मिला तो वे बहुत बौखलाईं। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसीलिए परिचित कराया गया था ताकि पारो उससे गर्भवती हो जाए तो हरीश की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस मिल जाए। मैंने न्यायालय से ये भी आदेश ले लिया कि हरीश की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब पारो की सास नंद थक गई तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। पारो के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे पारो को दिलवा कर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। पारो को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए थे, इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी। तभी पारो एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी मां ने कहा कि हिंदू संस्कार में स्त्री एक बार ही लग्न वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। पारो मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी पारो की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता, वह उत्तर न दे पाती तो हरीश को उसकी दुराचारिणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास नंद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा।